नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। तो हमने अब तक पढ़ा कि सभी बच्चे मेले से खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीदते हैं। हामिद चिमटा खरीदता है और हामिद के चिमटे का प्रभाव सब पर बहुत अधिक पड़ता है। सब हामिद के चिमटे से अपने खिलौने अदला बदली करके उसको खेलने के लिए देते हैं और वो उसके चिमटे के साथ खेल करके खुद को प्रसन्न महसूस करते हैं। और अब देखो सब लोग घर आ गए हैं। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। क्या हलचल मची? मेले वाले आ गए, यानी कि सब लोग यही बोल रहे थे कि मेले वाले आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। उसने दौड़कर उसके हाथ से छीन लिया, बिस्ती पकड़ लिया और उसके हाथ से छूटा तो टूट बिखर गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। उनकी अम्मा भी गुस्सा हो गई ये देख करके और दोनों को चांटे मिले। देखो ये मोहसिन के खिलौने का अंजाम हुआ, परिणाम हुआ। और फिर आगे देखते हैं सभी खिलौनों के साथ क्या होता है और उनको किस प्रकार खिलौने का परिणाम भुगतना पड़ता है। सभी बच्चों को देखें। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। हाँ, प्रतिष्ठानुकूल यानी कि जैसी वकील की प्रतिष्ठा होती है उसी हिसाब से उनका भी दी एंड हुआ, अंत हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, यानी कि वो ऐसे नीचे तो नहीं बैठ सकता, वकील है तो उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। इसलिए दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। किसको? वकील साहब को पंखे से हवा डालनी शुरू की। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। खस की टट्टियाँ यानी कि खस नामक घास से बने हुए पर्दे रहते हैं और बिजली के पंखे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या मामूली पंखा भी ना हो? यानी कि अदालत में इनका ये ठाट बाट होता है तो घर पे कम से कम मामूली पंखा तो उनके लिए होना ही चाहिए। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? नहीं तो भी कानून की गर्मी उनमें जो है वो दिमाग पे चढ़ जाएगी। इसके लिए ठंडा रखना आवश्यक है। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गिरे, यानी कि ऊपर बिठाया हुआ था नीचे गिर गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी कि वो बिखर गए, टूट गए। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर, यानी मिट्टी की घूरा यानी मिट्टी का ढेर घूरे पर डाल दी गई। यानी कि जो बच्चे कुछ थे उनके वो लकड़ी मिट्टी जो थी वो घास के ढेर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। अब महमूद के सिपाही के साथ क्या होता है देखें। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया कि भी जाओ सिपाही हो, गांव का पहरा दो। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। ऐसा कोई साधारण सिपाही तो वो नहीं था जो अपने खुद के पैरों पे चल के जाए। तो उसके लिए पालकी आई। पालकी पर चलेगा वह। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। छोटे भाई की तरफ से सिपाही की तरफ से बोलते हैं उसका छोटा भाई अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में कि छोड़ने वाले जागते लहो, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। भाई अंधेरी रात होगी तभी तो वो पहरा देंगे, तो उसके लिए भी कुछ किया जाता है। देखें, हाँ महमूद को, हाँ मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए तो महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है। किस प्रकार की एक्टिंग करते हैं, मानो रात का अंधेरा हो तो उसको ठोकर लगती है महमूद को। टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी कि एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, यानी कि अब देखो वो उसकी टांग वापस जोड़ने का काम कर रहा है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनंद फानन यानी कि शीघ्रता से जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए, गुलर नामक पौधे का दूध चाहिए और उससे वो क्या करेगा, उसकी टांग जोड़ देगा। तो गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई।
शल्यक्रिया यानी कि जोड़ तोड़ का काम असफल हुआ, चीर फाड़ का काम असफल हुआ, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। जब पहली टांग नहीं बिठा पाते हैं तो दूसरी टांग तोड़ के उसको बराबर कर देते हैं। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता था और ना ही बैठ सकता था, बैठ भी नहीं सकता था और चल भी नहीं सकता था। अब तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, यानी कि उसने सन्यास ले लिया, अपनी नौकरी से कहीं आता जाता नहीं है, खाली बैठा रहता है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसके सिर का झालरदार साफा कुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हैं कि उसमें जितने चाहे परिवर्तन ला सकते हैं, उसको हम जो चाहे वो बना सकते हैं। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है, कभी कभी तो बाट की जगह पे नापने तोलने के लिए बाट के रूप में भी उसका प्रयोग होता है। अब देखिए मियाँ हामिद का हाल सुनते हैं। हामिद की क्या हुआ है चिमटे को देख कर के उसकी बूढ़ी दादी अमीना ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की है, देखते हैं। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। ऐसा कौन कहता है? हामिद कहता है कि मैंने ये चिमटा मोल लिया है। तो दादी पूछती है कि पैसे में, यानी कि कितने पैसे में मोल लिया है? तो क्या कहता है हामिद कहता है 3 पैसे दिए। और अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने छाती क्यों पीटी? क्योंकि 3 ही तो पैसे थे उसके पास 3 ही तो पैसे थे और 3 पैसे से वो चिमटा खरीद लाया। तो उसको बहुत दुख हुआ दादी को। ये कैसा बेसमझ लड़का है, बेसमझ यानी कि ना समझ, कुछ समझता ही नहीं कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? दादी को दुख इस बात का हुआ कि उसने कुछ खाया पिया नहीं और उन पैसों से चिमटा खरीद लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने उसे लिया। क्या कहता है हामिद? कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीदा। अब ये सुनकर के बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यानी कि ऐसा मतलब ऐसे स्नेह, ऐसा उसका जो क्रोध था उसका बूढ़ी अमीना का, वह क्रोध एकदम से बदल गया, उसका स्नेह में बदल गया। और जो वह स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। कहने का आशय ये है कि कुछ बोल नहीं पा रही थी वो, ऐसा स्नेह नहीं, यानी कि उसका क्रोध इस रूप में नहीं बदला कि वो कुछ बोल पाए, बिल्कुल चुपचाप, यानी कि वो चुपचाप मूक स्नेह था। कहने का मतलब ये है उसका गूंगा स्नेह था। प्रगल्भ का आशय तो ये है कि वो कुछ न कुछ बोल करके प्रकट करे अपने भावों को, किंतु ऐसा नहीं हो रहा था। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। इस प्रेम में, इस स्नेह में बिल्कुल मजबूती थी, रस था, आनंद था, स्वाद था। तो उसने क्या सोचा, अमीना ने, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी कि इतना नियंत्रित उसने खुद को किया कैसे होगा। जब सारे बच्चे खिलौने से खेल रहे थे, मिठाई खा रहे थे, तब इसका जी कितना ललचाया होगा। वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। देखो क्या विचित्र बात हुई है, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। हामिद का चिमटा विचित्र कैसे है कि इतने बड़े मेले में से जहाँ सारे बच्चों ने मिठाइयाँ खरीदी हैं, खिलौने खरीदे हैं, वहाँ हामिद ने ये खाली चिमटा खरीदा है। कितनी विचित्र बात है, बच्चे का जी ललचाया होगा सब कुछ देख देख करके, किंतु फिर भी देखो वो चिमटा खरीद कर लाया। इससे भी विचित्र बात क्या हुई है, देखें बच्चे। हामिद ने, अंडरलाइन करें, प्रश्न बनेगा बिल्कुल यहाँ आपकी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, भूमिका, यानी कि अभी हामिद जो है वो बालक होकर के भी बड़े बुजुर्ग के भूमिका में आ गया और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। अंडरलाइन करें, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका बन गई। तो आप प्रश्न लिखें बिल्कुल, हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी।
इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहले हम ये पूरा कर लेते हैं। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो आइए अब हम बात करते हैं कि उसकी दादी जो है वो रो रही थी। हामिद को तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि दादी क्यों रो रही है, लेकिन इस समय इन दोनों का जो व्यवहार था उसे देखकर ऐसा लगता है कि हामिद जो था उसने बूढ़े का पार्ट खेला, यानी कि बड़े की भूमिका में था इस समय, और जो बुढ़िया थी वो बालिका की भूमिका में थी। वो कैसे देखें, क्योंकि हामिद जो है वो दादी के लिए क्या लाया है, चिमटा लाया है जिससे उसकी उंगलियां ना जले। ये जानकर कि अमीना का हृदय स्नेह से गदगद हो गया और भावातिरेक से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बालिका बच्चों की भांति रो रही थी, वो बालिका बनकर रो रही थी और हामिद बड़े बूढ़ों की तरह उसे चुप करा रहा था। छोटे से हामिद ने अपनी उम्र से अधिक जिम्मेदारी का काम किया। खिलौनों और मिठाइयों के लालच में वह नहीं पड़ा और दादी के लिए चिमटा खरीदा। और हामिद और अमीना दोनों का ही जो आचरण है वो उनकी बिल्कुल उम्र के विपरीत था। इसीलिए ऐसा कहा गया कि हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। तो इसी के साथ अपने पूरी होती है ये प्रेमचंद जी की बड़ी प्रसिद्ध और सुंदर कहानी ईदगाह। और इसके साथ ही अब देखिए मैं आपको एक और प्रश्न लिखाती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 1-2 लिखाती हूँ। तो एक प्रश्न तो आप ये लिखें कि परीक्षा में आने जैसे प्रश्न है, भले ही आपके अभ्यास में ये प्रश्न नहीं दिए हुए हो, तो लिखिए आप ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस कहानी में ईदगाह कहानी में बाल मनोविज्ञान का खूब प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया है। बच्चे मेले में जाने के लिए कितने उत्साहित होते हैं। पूरी कहानी को आपको कहानी नहीं लिखनी है। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसा नहीं कि बच्चे क्या करते हैं पूरी कहानी लिख डालते हैं, लेकिन जब बाल मनोविज्ञान की बात आई है तो आपको पूरी कहानी में से छांट कर वो बातें लिखनी है जिनसे बच्चों की मानसिकता का पता चलता है कि बच्चों का ये व्यवहार होता है, बच्चों का ये आचरण होता है सामान्यतः, जो इस कहानी में भी बच्चों में देखा जाता है। तो देखिए शुरुआत से ही हम कहानी को सोचें तो शुरुआत से कहानी की बात करते हैं हम, तो वहाँ से सबसे पहले बच्चे मेले में जाने के लिए कितने उत्साहित होते हैं और किस प्रकार अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, इसका यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। हमने देखा कि यहाँ भी वो सारे बच्चे मेले में जाने के लिए बड़े उत्साहित हैं और सभी एक एक बात पर अपनी जानकारी ऐसे देते हैं जैसे सारा ज्ञान उन्हीं के अंदर है। तो बच्चों में ये आदत होती है और जिन्नात के बारे में उनकी कल्पना उनके मन में बैठे हुए भूत प्रेत के विश्वास को भी व्यक्त करती है। इसी प्रकार मोहसिन ये भी जानता है कि शहर के पुलिस वाले चोरों से मिलकर के चोरियां करवाते हैं। बच्चों में लालच की प्रवृत्ति भी होती है, वे अपने खिलौने दूसरों को छूने नहीं देते। अपनी चीज़ को बेहतर बनाने की प्रवृत्ति भी उनमें होती है। हामिद ने सबल तर्कों से सिद्ध कर दिया कि उसका चिमटा सब खिलौने से श्रेष्ठ है। बच्चों में निश्चलता इस सीमा तक होती है कि उनसे जो कुछ भी कह दो उसी को वे मान लेते हैं। और अमीना ने हामिद से कह दिया कि तुम्हारे अब्बा रुपए कमाने गए हैं, अम्मी खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगी, तो हामिद ने इसे सच मान लिया। ये बच्चों की मानसिकता है। बच्चे निश्चल स्नेह करते हैं। हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाया क्योंकि वह दादी से स्नेह करता है।